वो एहसास कैसा होता है जब महीने की 25 तारीख आते आते बैंक अकाउंट खाली होने लगता है, लेकिन ईएमआई, बिजली का बिल और स्कूल की फीस अभी भी मुंह बाए खड़े होते हैं। अरे बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही डरावना एहसास है। रातों की नींद उड़ जाती है। राइट। मतलब महीने के दिन अभी बचे हैं, लेकिन पैसा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान एक ऐसी ट्रेडमिल पर भाग रहा है जिसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। और किसी भी पल वो मुंह के बल गिर सकता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा भयानक जाल है जहां कर्ज इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। और सबसे बुरी बात यह है कि ऐसा महसूस होने लगता है कि अपनी ही जिंदगी पर अब अपना कोई कंट्रोल नहीं बचा है। सच कहूं तो ये स्थिति किसी शारीरिक दर्द से कम नहीं है। जब फाइनेंस की बात आती है ना, तो ये पेचेक टू पेचेक वाली जिंदगी किसी गहरे और अंधेरे कुएं में गिरने जैसी होती है। इंसान बस किसी तरह अगले महीने तक सरवाइव करने की कोशिश कर रहा होता है। हाँ, वो जी नहीं रहा होता, बस सांस ले रहा होता है और अगली सैलरी का इंतजार कर रहा होता है, जो आने से पहले ही कर्ज की किश्तों में बढ़ चुकी होती है। तो आज के इस डीप डाइव में, जिसे हम बी पॉजिटिव चैनल के लिए एक हाई एनर्जी यूट्यूब मास्टर क्लास के रूप में कर रहे हैं, हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। एकदम साफ है। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि इस पैसे की अंधी रेस और हमेशा पैसों की तंगी वाली जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद कैसे हुआ जाए। क्योंकि जब हम सोर्सेज और रिसर्च को देखते हैं तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। और वो बात क्या है? असल समस्या हमारी आमदनी का कम होना नहीं है, समस्या कुछ और ही है। बिल्कुल सही कहा। मतलब जब हम वेल्थ बिल्डिंग और कर्ज से बाहर निकलने की बात करते हैं तो एक सीधा सा नियम है, पैसे के मामले में जीतना 80% हमारे बिहेवियर यानी हमारी आदतों पर निर्भर करता है और केवल 20% हमारी नॉलेज या गणित पर। वेट, 80% आदतें? हाँ, अगर बात सिर्फ ज्ञान या मैथ की होती तो हर फाइनेंस और कॉमर्स पढ़ने वाला इंसान आज करोड़पति होता। ये बात तो है। हम सब जानते हैं कि हमें अपनी कमाई से कम खर्च करना चाहिए और ज्यादा बचाना चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। फिर भी ज्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते। एग्जैक्टली। समस्या इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, समस्या शीशे में खुद को देखकर अपनी खराब आदतों को स्वीकार करने और उन्हें बदलने की है। तो अगर हमारी आदतें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो कोई इंसान इस जाल से बाहर कैसे निकले? जब हर तरफ से बिल आ रहे हों, तो वो पहला कदम क्या होना चाहिए जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे? इसके लिए इस मास्टर क्लास में हम उन 3 लाइफ चेंजिंग एक्शनेबल लेसन्स पर बात करेंगे जो किसी भी इंसान को इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो पहला लेसन क्या है? सबसे पहला लेसन है डिनाइल को छोड़ना, मतलब सच्चाई को नकारने की आदत को छोड़ना और अपना बफर या इमरजेंसी फंड बनाना। डिनाइल मतलब लोग ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। एकदम सही। अगर हम सोर्सेज के आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका जैसे विकसित देश में 70% लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं। 70%? ये नंबर तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। मतलब अगर उन्हें सिर्फ 1 महीने की सैलरी ना मिले तो वो सड़क पर आ जाएंगे, उनके पास राशन खरीदने तक के पैसे नहीं होंगे। और भले ये डेटा अमेरिका का है, पर आज हमारे मेट्रो शहरों में भी क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का जो कल्चर बन गया है वो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, एकदम सेम सिचुएशन है। लेकिन दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? जब इन लोगों से पूछा जाता है कि क्या वो फाइनेंशियली फिट हैं, तो उनका जवाब होता है हाँ, सब कंट्रोल में है। अरे बाप रे। लोग सोचने लगे हैं कि कार का लोन होना, फोन की ईएमआई चलना, क्रेडिट कार्ड का भारी बिल होना एकदम नॉर्मल है, दुनिया ही ऐसे चल रही है। तो वो इस सच्चाई को मान ही नहीं रहे हैं कि वो असल में कितनी खतरनाक स्थिति में बैठे हैं। ये तो बिल्कुल फिटनेस और डाइट वाली बात हो गई ना। वो कैसे? मतलब जब तक कोई इंसान शीशे में देखकर अपनी अनफिट बॉडी की सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो जंक फूड खाना नहीं छोड़ता। वो खुद से झूठ बोलता रहता है। क्या बात है, ये बहुत सटीक एनालॉजी है। पैसे के मामले में भी ऐसा ही है। हमें अपना फाइनेंशियल मिरर देखना ही होगा। जब तक कोई ये स्वीकार नहीं करेगा कि समस्या सिस्टम में नहीं, उसकी खुद की आदतों में है, सुधार नहीं हो सकता। बिल्कुल। हमारी सोर्सेज में सारा और जॉन नाम के कपल का उदाहरण बहुत गहराई से दिया गया है। वो $75,000 साल का कमाते थे, जो कि बहुत अच्छी इनकम है। हाँ, लेकिन उनके पास 2 कारों का लोन था, स्टूडेंट लोन था और क्रेडिट कार्ड का ढेर सारा कर्ज था, और सेविंग्स के नाम पर बैंक में 1 रुपया भी नहीं था। फिर भी उन्हें लगता होगा कि सब ठीक चल रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हर महीने किस्तें समय पर दे रहे थे। इसी गलतफहमी में उन्होंने एक नया और बड़ा घर बनाने का फैसला कर लिया। बिना किसी सेविंग या बैकअप के नया घर, ये तो एक टाइम बम पर बैठने जैसा है। और वो बम बहुत जल्दी फट गया।
सारा जिस कंपनी में काम करती थी वहां अचानक डाउनसाइजिंग हुई और उसकी नौकरी चली गई। ओह नो। एक ही दिन में उनकी इनकम 75,000 से गिरकर सीधे $30,000 हो गई। तब जाकर उन्हें पहली बार अपना असली फाइनेंशियल मिरर दिखा। तब उन्हें समझ आया होगा कि वो कितनी बुरी तरह से कर्ज में डूबे हुए थे। उनका वो सब कंट्रोल में वाला भ्रम एक झटके में टूट गया। बिल्कुल। तो जब कोई इंसान इस तरह अपना फाइनेंशियल मिरर देख लेता है और घबरा जाता है तो उसे सबसे पहला बेबी स्टेप क्या लेना चाहिए? सबसे पहला कदम, जिसे बेबी स्टेप 1 कहा जाता है, वो है जितनी जल्दी हो सके $1,000 जमा करना, या अपनी करेंसी और लाइफस्टाइल के हिसाब से एक बेसिक इमरजेंसी फंड जमा करना। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये शायद 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच कुछ भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें सबसे अहम शर्त यह है कि इस पैसे को अपने रेगुलर बैंक अकाउंट से निकालकर किसी ऐसे अकाउंट में छुपा कर रखना है जहां तक आसानी से पहुंच ना हो। इसे रोजमर्रा के खर्चों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल गैप नजर आ रहा है। अच्छा, क्या गैप है? मतलब जब किसी इंसान के सिर पर क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन का इतना भारी कर्ज है जिस पर 20 या 25% का भारी ब्याज लग रहा है, तो वो अपना पैसा बैंक में ब्लॉक करके क्यों रखे? लॉजिक तो यही कहता है। राइट। क्या ये समझदारी नहीं होगी कि वो अपनी पाई पहले उस कर्ज को चुकाने में लगा दे ताकि ब्याज का मीटर रुके? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और ज्यादातर लोग गणित के हिसाब से यही सोचते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये $1,000 का फंड अमीर बनने या रिटर्न कमाने के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए? ये फंड असल में मर्फी को घर से बाहर निकालने के लिए है। क्या आपने मर्फी के नियम के बारे में सुना है? हाँ, मर्फीज लॉ कहता है कि जो भी बुरा हो सकता है वो होकर रहेगा। मतलब किस्मत खराब होनी है तो सबसे गलत टाइम पर ही होगी। एकदम सही। और जब आप कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो मर्फी हमेशा आपके दरवाजे पर आ जाता है। जैसे कार का इंजन खराब हो जाना। हाँ, मान लीजिए आपने अपनी सारी सेविंग्स क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में लगा दी। आपके पास कैश ज़ीरो है। अगले ही दिन घर का फ्रिज जल जाता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। ओह, तो कैश तो है नहीं, मजबूरी में उसी कार्ड को फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जिसे आपने कल ही खाली किया था, उसे कार्ड ठीक कराने के लिए स्वाइप करना पड़ेगा। आप फिर से उसी कर्ज के दलदल में घिर जाएंगे। अब समझ आया। मतलब ये छोटा सा इमरजेंसी फंड असल में एक ढाल है। ये नए कर्ज को पैदा होने से रोकता है। बिल्कुल। पहले ब्लीडिंग को रोकना है, उसके बाद ही बीमारी का इलाज शुरू किया जा सकता है। लेसन 1 एकदम साफ है। डिनायल से बाहर आएं और एक बेसिक बफर बनाएं ताकि नया कर्ज ना लेना पड़े। जब ये शील्ड तैयार हो जाती है तब हम डिफेंस छोड़कर अटैक मोड में आ सकते हैं। क्या यही हमारा दूसरा कदम है? बिल्कुल। और यहां से हमारा लेसन 2 शुरू होता है। गजेल यानी हिरन जैसी फुर्ती और द डेब्ट स्नोबॉल टेक्निक। द डेब्ट स्नोबॉल। हाँ, एक बार बेसिक इमरजेंसी फंड बन गया तो आपको अपने घर के लोन को छोड़कर बाकी सभी तरह के कर्जों पर पूरी ताकत से हमला करना है। इसे बेबी स्टेप 2 कहते हैं। कर्ज पर हमला करना सुनने में तो बहुत इंटेंस लग रहा है, लेकिन यार कई फाइनेंस एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल टूल है। अरे यही तो सबसे बड़ा झूठ है। मतलब लोग कहते हैं कि स्मार्टली इस्तेमाल करो तो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। ये सब मार्केटिंग कंपनियों ने हमारे दिमाग में बैठा दिया है। क्रेडिट कार्ड्स कोई टूल नहीं है, वो एक जाल है। रिसर्च की सच्चाई सुनिए। हाँ, बताइए। बैंक्रप्सी यानी दिवालियापन फाइल करने वाले 69% लोगों की बर्बादी का सबसे मुख्य कारण क्रेडिट कार्ड्स ही होते हैं। 69%? बाप रे। हाँ, कोई भी इंसान क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा करके आज तक करोड़पति नहीं बना है। ये बात तो है। और अगर हम कार लोन की बात करें तो वो एक और बड़ा धोखा है। सोर्सेज के डेटा के अनुसार औसतन एक इंसान हर महीने $495 अपनी कार की किश्त में देता है। और ये किश्त कितने टाइम चलती है? 68 महीनों तक। 5.5 साल तक $500। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसका नुकसान सिर्फ वो किश्त नहीं है, बल्कि वो मौका है जो आपने गवा दिया, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब अगर वो पैसा कहीं और लगाते। सोचिए, अगर कोई इंसान 25 साल की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र तक, यानी पूरे 40 साल तक यही $495 इन्वेस्ट करे, जहां 12% रिटर्न मिले, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना बनेगा? रिटायरमेंट के वक्त उसके पास लगभग $5.8 मिलियन होंगे, करीब 48 करोड़ रुपए। व्हाट? सिर्फ उस एक कार पेमेंट से? हाँ, लेकिन लोग वो सारा पैसा एक ऐसी कार में लगा देते हैं जिसकी वैल्यू शोरूम से बाहर निकलते ही 20% गिर जाती है और अगले 5 सालों में कबाड़ के भाव पहुंच जाती है।
जब हम इस तरह से कंपाउंडिंग का गणित देखते हैं ना, तब असल में समझ आता है कि कर्ज हमें भविष्य में कितना गरीब बना रहा है। तो इस खतरनाक जाल से बाहर निकलने का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला प्रैक्टिकल सोल्यूशन है प्लास्टेक्टॉमी। प्लास्टेक्टॉमी, ये तो कोई मेडिकल टर्म लग रहा है। हाँ, लगता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि एक कैंची उठाइए और अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स को सच में काट डालिए। मतलब लिटरली काट देना है? पूरी तरह नष्ट कर दीजिए ताकि दोबारा इस्तेमाल करने का चांस ही न बचे। और इसके तुरंत बाद डेट स्नोबॉल तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। ये डेड स्नोबॉल कैसे काम करता है? स्नोबॉल मतलब बर्फ का वो गोला जो पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है? बिल्कुल वही। इस टेक्निक में आपको अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनानी है। सबसे ऊपर वो कर्ज होगा जिसका अमाउंट सबसे कम है और सबसे नीचे वो जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है। इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं देखना? बिल्कुल नहीं। ये नहीं देखना कि किस पर कितना ब्याज लग रहा है, सिर्फ टोटल अमाउंट को देखना है। अब सबसे छोटे कर्ज पर अपनी पूरी ताकत और सारा एक्स्ट्रा पैसा लगा दीजिए। और बाकी कर्जों का क्या? उन पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहिए ताकि पेनल्टी ना लगे। जैसे ही वो सबसे छोटा कर्ज पूरी तरह खत्म हो जाए, तो जो पैसा उसकी किश्त में दे रहे थे उसे दूसरे सबसे छोटे कर्ज की किश्त में जोड़ दीजिए। देखिए, मुझे यहाँ फिर से गणित के हिसाब से प्रॉब्लम लग रही है। क्या प्रॉब्लम? अगर मेरे पास एक छोटा पर्सनल लोन है जिस पर 10% ब्याज है और एक बड़ा क्रेडिट कार्ड बिल है जिस पर 25% ब्याज है, तो गणित तो चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे 25% वाले बिल को पहले खत्म करना चाहिए। अगर हम इसे सिर्फ स्प्रेडशीट और कैलकुलेटर पे देखें तो आपकी बात 100% सही है। हाँ, क्योंकि अगर छोटे लोन पे फोकस करूंगा तो बड़े लोन का ब्याज बढ़ता रहेगा। ये तो बेवकूफ़ी लगेगी। लेकिन हम यहाँ भूल रहे हैं कि इंसान मशीन नहीं है। अगर हम सब गणित और लॉजिक में इतने ही अच्छे होते तो हम 20% ब्याज वाले कर्ज के दलदल में फंसते ही क्यों? ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब कर्ज लेना कोई लॉजिकल फैसला था ही नहीं। एग्जैक्टली। वो एक इमोशनल फैसला था। इसलिए उससे बाहर निकलने का रास्ता मैथ से नहीं बल्कि मनोविज्ञान और मोटिवेशन से होकर जाता है। मतलब ये सारा खेल हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का है? बिल्कुल। इसे न्यूरोसाइंस से समझिए। जब आप अपने सबसे छोटे कर्ज को पूरी तरह खत्म होते हुए देखते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। अच्छा, एक मनोवैज्ञानिक जीत का एहसास होता है। हाँ, आपको लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा एक कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये जीत जबरदस्त मोटिवेशन देती है जो बड़े कर्जों से लड़ने की हिम्मत देती है। बिल्कुल। अगर आप शुरुआत में ही सबसे बड़े कर्ज से लड़ने बैठेंगे तो महीनों तक चुकाते रहेंगे लेकिन प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। इंसान का दिमाग बोर हो जाता है और हार मान लेता है। और फ्रस्ट्रेट होकर इंसान वापस उसी पुरानी लाइफस्टाइल में लौट जाएगा। मतलब रास्ते में छोटे छोटे माइलस्टोन्स चाहिए ताकि उत्साह बना रहे। हाँ, और इस बिहेवियरल बदलाव को समझने के लिए सोर्सेज में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। एक महिला थी जिन्हें फ्रिज लेडी के नाम से जाना गया। फ्रिज लेडी, ये कैसा नाम है? उन पे भारी कर्ज था। उन्होंने अपने डेप्थ स्नोबॉल का एक बहुत बड़ा और रंगीन चार्ट बनाया और उसे अपने घर के फ्रिज पर चिपका दिया। ओके। जैसे ही उनका कोई छोटा कर्ज खत्म होता, वो लाल रंग के मोटे मार्कर से उस चार्ट पर एक बड़ी सी लाइन खींच देती थी। नाइस विजुअल प्रोग्रेस। वो बताती थी कि हर दिन उस लाल लाइन को देखकर जो खुशी मिलती थी वो किसी भी चीज से बड़ी थी। वो खुशी से चिल्लाती थी कि हम कर्ज से बाहर आ रहे हैं। वाह। वो गणित जानती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अपनी आदतों को बदलने के लिए हर दिन ये विजुअल मोटिवेशन देखना कितना जरूरी है। क्या बात है। और मुझे वो गजल वाली एनोलॉजी भी बहुत पसंद आई। हाँ, गजेल यानी एक प्रकार का हिरण। बाइबल के प्रोवर्ब्स 6:5 में कहा गया है कि खुद को कर्ज के जाल से ऐसे आजाद करो जैसे एक हिरण शिकारी या चीते से अपनी जान बचाकर भागता है। मतलब पूरी जान लगा के भागना है। जरा सोचिए, जब चीता हिरण के पीछे भागता है तो क्या हिरण आराम से टहलता हुआ जाता है कि चलो थोड़ा घास खा लूं फिर भागूंगा? हाँ, बिल्कुल नहीं। वो तो अपनी पूरी बायोलॉजिकल एनर्जी लगा देता है। क्योंकि उसे पता है कि अगर वो रुका तो मारा जाएगा। उसी फोकस्ड इंटेंसिटी के साथ आपको कर्ज से भागना है। इसे सुनकर मुझे बचपन का एक एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है, जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को एक कागज पर डालते थे। हाँ, बिल्कुल। अगर आप उस ग्लास को हिलाते रहें तो कागज सिर्फ हल्का सा गर्म होता है, लेकिन अगर उसे एक जगह स्थिर कर दे, सारी किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर दें, तो कुछ ही सेकंड में आग लग जाती है। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। आपकी इनकम वो सूरज की किरणें हैं। जब तक वो 10 अलग अलग कर्जों में बिखरी हैं,
कोई असर नहीं होता। लेकिन जैसे ही अपनी पूरी इनकम एक सबसे छोटे कर्ज पर फोकस कर दें, तो वो जलकर राख हो जाता है। यही फोकस आपको आज़ादी दिलाएगा। तो जब ये आग सारे कर्जों को जला देती है, तब हम एक खुली आज़ाद जगह पर पहुंच जाते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी लेसन पर, पिनेकल पॉइंट की ओर चढ़ाई और वेल्थ बिल्डिंग। सही कहा। जब छोटा इमरजेंसी फंड बन गया, घर के लोन को छोड़कर बाकी सारे कर्ज खत्म हो गए, तब आपके पास कोई किश्त नहीं बचती। तब आप बेबी स्टेप 3 पर आते हैं। इसमें क्या करना होता है? यहाँ आपको अपने उस छोटे इमरजेंसी फंड को बड़ा करना है। इतना पैसा जमा करना है जो आपके घर के 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर हो। मतलब अगर मेरे घर का महीने का खर्च 50,000 रुपए है, तो मेरे बैंक में 1.5 से 3 लाख रुपए के बीच का एक सॉलिड कैश बफर होना चाहिए, जिसे मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। एकदम सही। और जब ये मजबूत दीवार बन जाती है, तब असली दौलत कमाने का काम शुरू होता है। मतलब वेल्थ बिल्डिंग। हाँ, अब चूंकि कोई कर्ज नहीं है, आपको अपनी इनकम का 15% हिस्सा रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे पीपीएफ या म्यूचुअल फंड्स। साथ ही बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ने हैं। और घर के लोन का क्या? अपनी बाकी बची हुई ऊर्जा से अंत में उसे भी पूरी तरह से खत्म करने पर फोकस करना है। और इस पूरी यात्रा के अंतिम लक्ष्य को पिनेकल पॉइंट कहा गया है। ये पिनेकल पॉइंट आखिर है क्या? पिनेकल का मतलब है पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी। ये वो अवस्था है जहां आपके इन्वेस्टमेंट्स इतने बड़े हो चुके होते हैं कि आप सिर्फ उनके 8% रिटर्न पर अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। वाओ, मतलब पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। आसान शब्दों में, आपका पैसा आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। आप काम पर इसलिए जाते हैं क्योंकि आप जाना चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि बिल भरने की मजबूरी है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई हो रही हो या कोई मैराथन दौड़ चल रही हो। बिल्कुल। जब हम पहाड़ पर सीधे नहीं चढ़ पाते तो स्विच बैक तकनीक से थोड़ा थोड़ा करके साइड से रास्ता बनाते हुए चढ़ते हैं। और मैराथन धावकों का क्या होता है? 26 मील की रेस में अक्सर वो 18 मील पर आकर हिम्मत हारने लगते हैं ना? हाँ, उनके शरीर में लैक्टिक एसिड भर जाता है। इसे हिटिंग द वॉल कहते हैं। लगता है अब एक कदम और नहीं रखा जाएगा। कर्ज चुकाने के सफर में भी यही होता है। लोग कई सालों की मेहनत के बाद थक जाते होंगे। सोचता है कि अब तो कोई क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं है, बस घर का ही लोन है, इसे आराम से 20 साल चलने देते हैं। लेकिन जो लोग उस दर्द को पार कर जाते हैं, वही असली आज़ादी यानी पिनिकल पॉइंट तक पहुंचते हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। अगर हम पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे बचाते ही रहेंगे, पुरानी कार चलाएंगे, हमेशा पाई पाई जोड़ेंगे, तो फिर जिंदगी जीने और एंजॉय करने का क्या फायदा? क्या सारी जिंदगी बस भविष्य के लिए पैसा जोड़ने में निकाल देनी है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो इस रास्ते पर चलता है। और इसका सबसे खूबसूरत जवाब माइकल नाम के कॉलर की कहानी में छिपा है। माइकल कौन थे? वो एक सफल इंसान थे जो साल का $5.5 लाख कमाते थे। और मेहनत के बाद उनके पास $20 मिलियन यानी करीब 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जमा हो चुका था। वाओ! तो फिर उन्होंने एक दिन रेडियो शो पर कॉल करके बड़ी झिझक के साथ पूछा कि क्या वो अपने लिए एक महंगी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। 150 करोड़ रुपए होने के बाद भी वो पूछ रहे थे? हाँ, क्योंकि उन्हें इतने साल पैसे जोड़ने की आदत पड़ गई थी। और पता है इस शो से जवाब क्या मिला? क्या जवाब था, बिल्कुल खरीदो दोस्त, जाओ और आज ही खरीदो। जब इतना बड़ा वेल्थ बेस है और कोई कर्ज नहीं है, तो वो हार्ले खरीदना वैसा ही है जैसे आम इंसान का बर्गर खरीदना। सही बात है। पैसे के सिर्फ 3 ही सही इस्तेमाल होते हैं। पहला मजा करना, दूसरा निवेश करना और तीसरा दान देना। और बिना कर्ज के मजा करने का आनंद ही कुछ और है। बिल्कुल, क्योंकि उस महंगी बाइक या हॉलिडे के साथ अगले महीने बिल आने का डर नहीं जुड़ा होता। मतलब सारा खेल इस बात का है कि आज उन चीजों का त्याग करो जो बाकी लोग नहीं कर रहे, ताकि कल आप वो जिंदगी जी सको जो बाकी लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। एकदम सही। लेकिन यहाँ हमारी सोर्सेज एक गंभीर चेतावनी भी देती है। कैसी चेतावनी? जब आप अनुशासित रह के अमीर बन जाते हैं तो एक नई बीमारी का खतरा पैदा हो जाता है, जिसे एफ्लुएंजा या भौतिकवाद कहा जाता है। एफ्लुएंजा, ये क्या है? ये एक मानसिक अवस्था है जहां लोग अपनी खुशियां और सुकून सिर्फ महंगा सामान जमा करने में ढूंढने लगते हैं। वेल्थ अपने आप में बुरी नहीं है। पैसा तो बस एक टूल है ना? हाँ, एक ईंट की तरह। आप उस ईंट से अस्पताल भी बना सकते हैं और किसी का सिर भी फोड़ सकते हैं। पैसे से प्यार करना बहुत बुरा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि ज्यादा पैसा इंसान को बुरा बना देता है? लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती फहमी है। पैसा आपके चरित्र को नहीं बदलता। अच्छा,
वो सिर्फ आपके असली चरित्र को बड़ा कर देता है, एम्प्लीफाई कर देता है। अगर आप आज एक अच्छे दयालु इंसान हैं, तो अमीर होने पर पैसा आपको एक बहुत बड़ा दानी इंसान बना देगा। और अगर कोई आज स्वार्थी और लालची है? तो करोड़पति बनने पर पैसा उसे दुनिया का सबसे बड़ा घमंडी इंसान बना देगा। ये बहुत ही पावरफुल बात है। असली आजादी सिर्फ पैसे जोड़ने में नहीं है, बल्कि खुलकर दान देने में है। जब आप बिना किसी को बताए किसी की मदद करते हैं, तो अंदर से जो आजादी महसूस होती है, वो दुनिया के किसी भी महंगी कार से ज्यादा बड़ी होती है। बिल्कुल। पैसा सिर्फ एक टूल है, उसे अपना मालिक मत बनने दें। एकदम सही। तो इस डीप डाइव और मास्टर क्लास के अंत में अगर कोई अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहता है, तो उसे एक चैलेंज लेना चाहिए। हाँ, एक 30 दिन का बी पॉजिटिव चैलेंज। जो भी लोग ये मास्टर क्लास देख रहे हैं, उन्हें अगले 30 दिनों के भीतर बस 2 छोटे कदम उठाने। पहला कदम, अपने खर्चों में कटौती करके या कोई गैर जरूरी सामान बेचकर 50,000 से 1 लाख रुपए तक का एक बेसिक इमरजेंसी फंड जमा करना। और उसे एक ऐसे बैंक अकाउंट में डाल देना जहां से उसे निकालना लगभग नामुमकिन हो। ये मर्फी को घर से भगाने वाला फंड होगा। बिल्कुल। और दूसरा कदम क्या है? आज इसी वक्त अपना कम से कम 1 क्रेडिट कार्ड कैंची से हमेशा के लिए काट देना, प्लास्टेक्टमी शुरू करना। ये एक छोटा सा कदम किसी की भी फाइनेंशियल दिशा बदल सकता है। और हाँ, रास्ते में वो 18 मील वाली दीवार जरूर आएगी। थकावट होगी, पर गजेल की तरह भागना है। फोकस कम नहीं होने देना है। बस एक पल के लिए उस एहसास के बारे में सोचिए जिससे हमने शुरुआत की थी। महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाना और बिलों का पहाड़। सोचिए, जिस दिन कर्ज का आखिरी बोझ उतर जाएगा, घर पूरी तरह अपना होगा और बैंक में 6 महीने का फंड होगा, तो वो आखिरी दिन कैसा महसूस होगा? वो रातों की नींद उड़ जाना, वो डर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और उसकी जगह लेगी एक सच्ची आज़ादी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये मास्टर क्लास और बुक समरी लाइफ चेंजिंग लगी हो और अपनी जिंदगी में ऐसे ही जबरदस्त वैल्यू और नॉलेज जोड़ते रहना चाहते हो, तो अभी हमारे चैनल बी पॉजिटिव को सब्सक्राइब करें। पॉजिटिव रहें, कर्ज मुक्त रहें और अपनी जिंदगी के बॉस खुद बने।